गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास से हम चरक सूत्र स्थान का 5वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं और आज हमारा भैषज चतुष्क कंप्लीट हो गया है। आज से हम स्वस्थ चतुष्क शुरू करने वाले हैं। भैषज चतुष्क कहाँ से कहाँ तक था? 1 to 4 का। आज हम 5 to 8 चैप्टर जहाँ पे स्वस्थ के बारे में बताया गया है, तो आज से स्वस्थ चतुष्क शुरू होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो 5वें चैप्टर का नाम है मात्रा श्रुति अध्याय। तो जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या था? फर्स्ट चैप्टर का दीर्घंजीवितीय, दूसरा अपमार्तंडुलीय, तीसरा आरगवदीय, चौथा होता है षड विरेचन शताशती और पांचवा है मात्रा श्रुतीय। तो आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। कहां पर बताया है? आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 30 नंबर के चैप्टर में और सुश्रुत जी ने सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में, जो कि थोड़ा सा उल्टा है। पहले उन्होंने क्या बोला है? विकार का ट्रीटमेंट करना, उसके बाद स्वस्थ की रक्षा करना, पर एकदम लास्ट में और इन्होंने एकदम पहले बताया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट होने के बाद भैषज चतुष्क, अब स्वस्थ चतुष्क की शुरुआत हो रही है, जिसका पहला चैप्टर है मात्रा श्रुतीय। ठीक है, आहार विषयक कुछ चीजें दी गई है। श्लोक नंबर 3 से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मात्राशी स्यात्, मतलब मात्रा पूर्वक अशन करना चाहिए, क्योंकि जो आहार की मात्रा होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो आहार मात्रा पुनः अग्नि बलापेक्षणी। इसका मीनिंग दो चीजें नहीं है कि अग्नि पर और व्यक्ति के बल पर, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है अग्नि के बल पर। केवल एक ही चीज, अग्नि का बल कैसा है? अग्नि आपकी मृदु है, मंद है, तीक्ष्ण है, मध्यम है, विषम अग्नि है, उस आधार पर ही आपको आहार का प्रयोग करना चाहिए। तो मनुष्य को मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए, क्योंकि आहार की मात्रा अग्नि के बल की अपेक्षा करने वाली होती है। ठीक है, चलिए अगले श्लोक पर चलेंगे। अगले पेज पर 4th नंबर का श्लोक है, यावत अस्नात अशितम अनुपहत्य। इन्होंने बोला कि आहार की मात्रा या आहार की निश्चयात्मक मात्रा क्या होती है? ऐसी मात्रा जो व्यक्ति की प्रकृति को उपहत ना करे, अनुपहत्य प्रकृति, और यथा काल में वो पच जाए, ऐसा आहार मात्रा पूर्वक कहलाता है। जैसे हमने बताया गया है 6 घंटे में आहार पच जाता है, तो सुबह 12 बजे खाया 6 बजे पच जाए, या हमने 9 बजे खाया 3 बजे तक पच जाए और हमारी प्रकृति को बाधा ना पहुंचाए, वही आहार मात्रा पूर्वक कहलाता है। सभी के लिए इसकी क्वांटिटी अलग अलग होती है, क्योंकि अग्नि पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आहार की जो मात्रा भोजन करने वाले की प्रकृति में बाधा ना पहुंचाते हुए यथा समय पच जाए, वही उस व्यक्ति के लिए प्रमाणित मात्रा होती है। ठीक है, अब जो मैं पढ़ाने वाली हूं यहां से तो नहीं, अगले जो 6 नंबर का गद्य है उसमें से ऐसा सर रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, तो अभी से नोट डाउन करते जाइएगा। नोट डाउन यानी कि जहां पर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, AR का क्वेश्चन बनता है, तो वहां पे A/R लिख लीजिएगा और 100% वहीं से AR के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो स्वभावतः लघु में आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्वभावतः गुरु में आते हैं। तो कौन कौन से द्रव्य हैं? तो हम जो चावल खाते हैं उन चावल की हम बात नहीं कर रहे हैं ना, व्रीहि धान्य वो अलग चीज है। हम बात कर रहे हैं शाली और षष्ठी धान्य, ये लघु में आता है। कोई आपसे बोले कि जो शाली षष्ठी में चावल यूज होता है वो लघु होता है कि गुरु होता है? वो लघु ही होता है ना। तो शाली चावल, साठी चावल ये हल्के होते हैं। और मूंग की दाल, जब कोई बुखार बुखार रहता है तो बोलते हैं हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी बना के खा लेते हैं, तो हल्का होता है मूंग की दाल। अब जो छोटे छोटे जानवर हैं, कूदने फुदकने वाले जानवर हैं, जब खुद ही इतने हल्के हैं तो उनका मांस भी कैसा होगा? स्वभावतः हल्का ही होगा ना, लघु होगा। कपिंजल है ना, गौरैया, तीतर वगैरह, गौरैया पक्षी, एड़, काला हरिण। एड़ किसको बोलते हैं? काले हरिण को बोलते हैं। यहाँ पे मृग की कई प्रजातियां हैं। एड़ काला हरिण होता है, फिर एक रुरु होता है, ये मैं आपको 27 नंबर के चैप्टर में पढ़ाऊंगी सूत्र स्थान में। ठीक है ना, तो एड़ हो गया। शश
कितना तेज भागता है, इतना तेज कब भागता है कोई व्यक्ति, जब हल्का फुल्का हो, ठीक है, तो उसका मांस भी हल्का है। शरभ, शंबर, ये आहार द्रव्य स्वभाव से लघु होने पर भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हल्के आहार, आपसे तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन से द्रव्य स्वभावतः लघु होते हैं, कौन से स्वभावतः गुरु होते हैं, है ना। ये आपने पढ़ लिया, पर यहाँ से ये भी बनता है कि भले ही ये लघु हो फिर भी मात्रा की अपेक्षा करेंगे। ऐसा नहीं कि लघु है तो खूब जी भर के खा लो, ऐसा नहीं है। आगे बताऊंगी कि लघु द्रव्यों को कितना हमको खाना है और गुरु द्रव्य को कितना खाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं गुरु पदार्थ, स्वभावतः गुरु, जैसे इक्षु के जितने भी वैरायटी हैं, इक्षु के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, जितने भी विकार हैं, वो सारे गुरु द्रव्यों में आता है। जैसे पीठी, ईख, दुग्ध के विकार जितने हैं, है ना, जैसे गुड़, राव, दही, मलाई, रबड़ी, फिर तिल हो गया, उड़द, मूंग हल्का, उसका भाई, बहन हल्की मतलब मूंग, उसका भाई हैवी है उड़द, आनूप मांस, औदक मांस, ये किस में आता है, आनूप, औदक, ये स्वभावतः गुरु द्रव्य में आता है। एक जांगल का नाम नहीं आया, है ना, जांगल मांस यहाँ पे लिख लो, जांगल मांस भी लघु द्रव्यों में आता है। यहाँ पे औदक और आनूप, आनूप का मैंने बताया था ना, कफ को बढ़ाने वाला होता है, तो हैवी में ही आएगा। ठीक है, अब अगला है लघु गुरु आहार द्रव्यों का एक वैज्ञानिक आधार होता है कि क्यों आपको इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगला श्लोक पहले पढ़ा दूं, उसके बाद इसको बताऊंगी, है ना। यहाँ पर ये बोला है, नाचा उपेक्षिते द्रव्यम द्रव्यापेक्षया च त्रिभाग सौहित्यम अर्ध सौहित्यम व गुरुणाम उपदिश्यते। जो गुरु आहार है उसे हमारे कुक्षी के कितने भाग खाना चाहिए, त्रिभाग सौहित्यम, या तो 1/3 भाग खाना चाहिए या 1/2 भाग, है ना, 1/3 या हाफ ही खाना चाहिए, ऐसा बोला है गुरु आहार के लिए। और लघु नाम अपि चा ना अति सौहित्यम, और ऐसा नहीं है कि लघु खूब पेट भर के खा लो, इनको भी ज्यादा मात्रा में, ना अति सौहित्यम मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। तो गुरु हो गया 1/3 या हाफ, ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा पेट भर के नहीं खाना, ना अति सौहित्यम। ठीक है, ये समझ में आया। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज आपको समझा रही हूँ, आप अभी समझ लें, फिर एक बार रीड कर दूंगी तो समझ में आएगा। एक साइड हम पढ़ने वाले हैं गुरु द्रव्य, एक साइड पढ़ने वाले हैं लघु द्रव्य। जो गुरु द्रव्य होते हैं उसमें पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है, इसमें वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। ठीक है, तो जो गुरु द्रव्य होते हैं जिनमें पृथ्वी जल महाभूत की प्रधानता होती है, वो स्वभावतः ही अग्नि को मंद करने वाली प्रकृति के होते हैं। अगर हम इनको ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो ये क्या करेंगे, हमारी अग्नि को मंद कर देंगे और बहुत ज्यादा मात्रा में दोषों को उत्पन्न करेंगे, इसलिए इनको ज्यादा मात्रा में नहीं खाना। अब आते हैं लघु द्रव्यों के बारे में। लघु द्रव्यों में वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, जो अग्नि को दीप्त करने वाली प्रवृत्ति इनके अंदर पाई जाती है। तो ये क्या करते हैं, अग्नि को दीप्त करते हैं, पर इन्हें भी ज्यादा मात्रा में नहीं खाते हैं। पर अगर ज्यादा खा लिया तो ये ज्यादा मात्रा में दोषों को प्रकोपित नहीं करेंगे, मतलब ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे पर थोड़ा बहुत करेंगे, पर ये अधिक मात्रा में नुकसानदायक होते हैं। पर ये जो है अग्नि को मंद करने वाले हैं, ये अग्नि को दीप्त करने वाले होते हैं। ठीक है, समझ लिया। यहाँ से AR का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि जो लघु द्रव्य होते हैं वो अग्नि दीपक होते हैं, क्योंकि इनमें वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो इस प्रकार जब लघु और गुरु आहार द्रव्य दोनों ही मात्रा की अपेक्षा करते हैं तो द्रव्य लघु या गुरु है यह कहने की कोई आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती, परंतु बिना कारण कि गुरु और लघु आहार द्रव्यों का विचार है ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो आहार द्रव्य प्रकृति से लघु होते हैं, वायु अग्नि की प्रधानता है, जो गुरु है पृथ्वी जल की प्रधानता है, तो अतः अपने स्वाभाविक गुणों के कारण लघु द्रव्य अग्नि को संदुष्ण करने वाले होते हैं, अतः अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी अल्प दोष करते हैं। पर गुरु आहार अपने स्वाभाविक गुणों के कारण अग्नि को मंद करने वाले होते, अतः अधिक मात्रा में भोजन करने पर अधिक दोष उत्पन्न करेंगे, किंतु
अगर कोई व्यक्ति नित्य व्यायाम कर रहा है तथा जिन लोगों की अग्नि बलवान है उन लोगों के लिए गुरु अन्न भी कुछ अधिक मात्रा में खाने से अल्पदोषी करेगा। अतः यही अग्निबल के अनुसार आहार की मात्रा का अभिप्राय है। तो समझ में आ गया होगा, कमेंट करके बताना है, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप उनके पीछे का रीजन ना समझें। रटकर तो कभी सॉल्व ही नहीं होगा, है ना, इसको समझना ही पड़ेगा। चलिए अगले श्लोक पर चलते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है कितना भोजन करना है ना। अब आते हैं, अगला श्लोक है 8वां। मात्रा पूर्वक आहार के लिए कुछ गुणगान गाया गया है कि अगर आप मात्रा पूर्वक अशन करेंगे तो अपनी प्रकृति को ये उपहत नहीं करेगा। और बलवर्ण सुखायुषा, बलवर्ण सुखायुषा और कहाँ आया है? एक तो मात्रा पूर्वक आहार, दूसरा आता है शुद्ध रक्त के लिए, शुद्ध रक्त के लिए भी आता है। और अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी आपको बलम वर्णश्च वर्धते। क्या? बलम वर्णश्च वर्धते, वो किसके लिए पढ़ेंगे हम? युक्ति पूर्वक आहार के लिए। अगला चैप्टर कौन सा है? ये मात्रा स्थिति है, वो तस्या स्थिति है, वहां पे युक्ति पूर्वक आहार के बारे में हम पढ़ेंगे, बलम वर्णश्च वर्धते। ठीक है, मात्रा पूर्वक भोजन से लाभ हो गया है। अगला पढ़ेंगे गुरु आहार द्रव्यों का प्रयोग का विधान। जो गुरु आहार है उनको कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। देखो जाहिर सी बात है, जब हम भोजन कर चुके होते, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि पूरा कंप्लीट खाना खा लिया है, अब रबड़ी खा लो, ये खा लो, वो खा लो। तो कभी भी खाना खाने के बाद गुरु पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। ये रीजनिंग क्वेश्चन बता रही हूँ। क्यों? इसका रीजन ये है कि गुरु पदार्थ अभी बता के आ चुकी हूँ, पृथ्वी जल महाभूत प्रधान होते हैं, स्वभावतः अग्नि को मंद करने वाले होते हैं। अगर हम भोजन के बाद ये पदार्थ खाएंगे तो हमारी अग्नि को मंद कर देंगे, जबकि अभी अभी हमने भोजन किया था, उस भोजन को पचाने के लिए अग्नि की जरूरत थी और बाद में हमने जो खा लिया वो अग्नि को मंद कर देगा, तो भोजन नहीं पचेगा और अजीर्ण हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए पिष्टमय गुरु आहार पदार्थ चावल पृथुक को भोजन करने के बाद कभी भी नहीं खाना चाहिए और भूख लगने पर भी योग्य मात्रा में ही खाना चाहिए। यहां से कैसा क्वेश्चन बन सकता है? एक तो AR का बन गया, दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ भोजन के बाद ग्रहण नहीं किया जाता। समझ में आ गया ना? पिष्टमय पिष्टि निर्मित पदार्थ जो हमने वहां पे पढ़ा था, इक्षु विकार हो गया, है ना, और चावल है, पृथुक है, ये कभी हमको भोजन के बाद नहीं खाना है। ठीक है, रीजन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, अभी मैंने आपको समझा दिया है। अब अभ्यास करने योग्य आहार या अभ्यास ना करने योग्य, अभ्यास करने योग्य नहीं है, ना करने योग्य। मैं आपको दो चीजें पढ़ा रही हूं। पहला सेट यहां तक का है, पहला यहां तक का है, दूसरा यहां। तो मतलब पहला जो लाइन बोलेगा ये ऐसे द्रव्य हैं जिनका निरंतर प्रयोग नहीं करना चाहिए पर कभी कभी कर सकते हो, पर जो कृश मांस है उसको कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए, है ना। तो दो चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी इनका कर सकते पर निरंतर सेवनी नहीं है, निरंतर वर्जनी। लिखो, निरंतर वर्जनी द्रव्य, और दूसरा है बिल्कुल भी नहीं सेवन करना इसका। तो कौन कौन सी चीजें हैं? बल्लूर, बल्लूर का मीनिंग होता है शुष्क शाक, शुष्क मांस है भाई, मांस। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, बल्लूर मतलब शुष्क मांस होता है। फिर एक शुष्क शाक, तो सूखे सूखे दो चीजें, शालूक विषानी, सूखा हुआ शाक है, शालूक मतलब कमलकंद, विष मतलब कमल का डंठल। इस विष को मैं विष पढ़ रही हूँ, पॉइजन पढ़ रही हूँ। तो पॉइजन कोई खा सकता है डेली? नहीं खा सकता ना, कभी भी खाएगा तब भी मर जाएगा, पर इसको कभी नहीं खाएगा। तो विष मतलब विष, कमल की दो चीजें यहाँ पे हो गई, एक विष और एक शालूक, वो भी क्या है? कमल का ही कुछ वैरायटी है, कमलकंद। ठीक है, इनको हमें, ये गुरु होने के कारण इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आहार द्रव्यों का प्रयोग यदा कदा किया जा सकता है पर इनके खाने का निरंतर अभ्यास नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? बल्लूर मतलब शुष्क मांस, कमल वाली दो वैरायटी, शालूक और विष। ठीक है, और एक शुष्क शाक हो गया।
ठीक है, अब अगला आता है कृशम न उपजायत उपयोजयेत, क्या है, पर दुबले पतले पशु पक्षियों के मांस का प्रयोग सर्वथा नहीं करना चाहिए। दुबला पतला पशु पता नहीं किस कारण से हुआ था, हो सकता उसको कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई थी जिसके कारण पशु पक्षी दुबला हो गया है, तो हम ऐसे जानवरों का मांस खा ही नहीं सकते क्योंकि वो बीमारी हमको आ जाएगी ना। तो दुबले पतले पशु पक्षियों का मांस ना उपयोजयेत, कभी नहीं खाना चाहिए। क्लियर है ये चीज। अगले श्लोक पर चलते हैं, यहाँ पर ही वही बताया कि निरंतर वर्जनीय द्रव्यों में और कौन सी चीजें आएंगी, कुर्चिका, मतलब हमने अभी बताया था ना आपको, क्या बताया था, स्वभावतः गुरु द्रव्य, सारी चीजें वही लिखी हैं, बस बार बार लिख दी गई हैं। क्या बोला है, किलाट हो गया, किलाट मतलब छेना, फिर सौकर सुअर का मांस, गाय का मांस, गाय तो वैसे पूजनीय है, नहीं खाना चाहिए, पर सुअर का मांस हैवी होता है। मछली कैसी होती है, उष्णवीर्य होती है। दही, आप बोलोगे दही तो मना कर दिया, पर कंप्लीट मना थोड़ी ना किया है, ये बोला है यदा कदा खा सकते हैं। आप सोचे कि डेली मैं 1 किलो दही खाऊंगा, आधा किलो दही खाऊंगा, नहीं खा सकते हो ना, उष्णवीर्य होता है, पित्त को प्रकोपित करेगा, कफ को भी बढ़ाता है। तो दधी, मांस और यवक ना शीलियत, ध्यान देना, यहाँ पे मांस है, अभी निरंतर सेवनी से कंपेयर करके आपको याद कराऊंगी, यहाँ मांस वहां मूंग, यहाँ यवक या वा का वाला नहीं लेना, और वहां पे केवल यव आएगा जो निरंतर सेवनी में रहेगा। यहाँ पे दही है, मछली है, पर वहां पे थोड़ा सा इसके अपोजिट आएगा, तो मछली भी उष्णवीर्य है, डेली हमको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब निरंतर सेवनी में देखते हैं, षष्टी शाली हमने पढ़ा था, साठी चावल, शाली चावल स्वभावतः लघु है, कॉन्सेप्ट पूरा वहीं से चला आ रहा है, कौन से हैवी द्रव्य हैं, कौन से हैवी नहीं है। तो जो हैवी हैं उनको निरंतर सेवन नहीं करना, जो लघु है उनको निरंतर सेवन करना है। मूंग वहां भी था ना लघु में, तो वहां जो वर्जनी में था निरंतर, वहां मांस था, यहाँ मूंग है। सेंधा नमक डेली खाओ, आंवले का च्यवनप्राश, आंवले का मुरब्बा डेली खाओ, कौन मना कर रहा है, रसायन भी तो है ना। और यव यहाँ पर है, वहां पे यवक था। अंतरिक्ष, जल, पया, दूध डेली लेना पड़ेगा, दही नहीं लेना, दही एक दूध की वैरायटी, दही वहां पे नहीं लेना, दूध तो फायदा करता है, लेना है। घी भी, दूध घी डेली खाना है, और जांगल मांस डेली। मधु भी डेली ले सकते हैं, है ना, मधु को थोड़ा सा अच्छे से याद रखना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पता नहीं डेली खा सकते कि नहीं, पर खा सकते हैं। हो गया ना, मांस वहां, मूंग इधर, वहां दधी, यहाँ दूध और घी भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बागभट्ट जी ने भी ऐसे ही कुछ बोला है कि निरंतर आपको कौन कौन से अधिक द्रव्यों का अभ्यास करने को बताया है, जैसे शाली, धूम, यव, षष्टिक, जांगल मांस, है ना, आमला, मृदिका, पटोल भी बोला है, शक्कर भी बोला है, बहुत सारी चीजें हैं। पर एक श्लोक बागभट्ट का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, त्रिफलाम मधु सर्पेभ्याम निशि नेत्र बलायचा, नेत्र को बल देने के लिए रात्रि में त्रिफला को मधु और घी में मिलाकर खाने से नेत्र को क्या मिलता है, बल मिलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं अपने पेशेंट पे। ठीक है, अब तच्च नित्यम प्रयुंजित, अगर हम ऐसा निरंतर आहार का सेवन करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य का वर्धन होगा, ऐसा चरक जी बताए हैं। ठीक है, चलिए अगले श्लोक क्या, इसके बाद श्लोक नंबर 14 आएगा, जहां से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाने वाली हूं, आचार्य चरक ने दिनचर्या की शुरुआत कहाँ से की है, अंजन से की है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।